हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पर इससे पहले आपको जानना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये मैटर क्या होते हैं या सब्सटेंस क्या होते हैं। सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल होते हैं जो नेचर में अकरिंग होते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड होते हैं। ठीक है, नेचर में मिलने वाले सब्सटेंसेस नेचुरल सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जबकि मैन मेड को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, है ना, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसी तरह से हम नॉन मेटल्स के बारे में भी, उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, इन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल में आपको ये जो नीचे दिख रहा है ये सिल्वर है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पोर्ट्रेट है ये सिल्वर है। ये जो सिल्वर है क्या है, एक तरह का मेटल है। इसी तरह से ये दूसरे पोर्ट्रेट में आपको जो दिख रहा है वो सल्फर है, तो वो नॉन मेटल है। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्ट्रेट में क्या है, सिल्वर। सिल्वर जो होता है क्या होता है, मेटल होता है। अब ये मेटल क्यों होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। जबकि ये सेकंड पोर्ट्रेट में आपको क्या दिख रही है, ये है सल्फर। ये सल्फर नॉन मेटल्स में आती है, तो ये नॉन मेटल ही क्यों है, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कैसे रिएक्शंस करते हैं, यही सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो हम मेटल्स के बारे में, सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल के इंट्रोडक्शंस पार्ट को देखेंगे, फिर नॉन मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसके देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, और लास्ट में हम देखेंगे कोरोजन। ठीक है, तो ये सब हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक बातें करते हैं। तो बेसिक चीज़ में ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। ठीक है, पहले आपको मैटर पता चलेगा, फिर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन आपको समझ में आई। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या होता है ये समझ में आ गया। तो दुनिया की हर चीज़ क्या है, मैटर ही है। अगर मैं बात करूं चेयर की, तो चेयर का क्या होता है, मास होता है, और वो जगह भी ऑक्यूपाई करती है, तो वो क्या है, मैटर है। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर भी मैटर है, क्योंकि वो भी क्या करता है, उसका मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये सब मैटर है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी ये चीज़ें आप देखते हो, एयर हो, वाटर हो, है ना, या चेयर हो, बेंच हो, फैन हो, या ह्यूमंस हो, ये सब क्या है, मैटर ही कहलाते हैं। इज इट क्लियर? मैटर्स के बारे में आपको सब चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैटर होता है, ये मैटर क्या होता है, कई छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, ये जो मैटर है कई पार्टिकल से मिलकर बना है, उन छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम। सबसे पहले जो एटम की थ्योरी थी वो दी थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, ये जो पोर्ट्रेट देख रहे हो आप, ये जॉन डाल्टन का है। इन जॉन डाल्टन का जो लाइफ स्पान था वो 1766 से 1844 तक था। ठीक है, तो इन जॉन डाल्टन ने एटम को स्टडी किया और एक एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, पहले मैटर को इन्होंने समझा कि मैटर होता क्या है। जब इनको मैटर समझ में आ गया तो इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, उसे कहा गया जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और दी किसने थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी
जिसमें उन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, ही क्लियरली सेड मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने बताया कि जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें उन्होंने कहा कि जो भी मैटर होता है, जितने भी मैटर है, ये सब किससे मिलकर बने हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने। उन पार्टिकल्स को इन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, एटम। ठीक है, तो एटम कहा इन्होंने उस स्मॉल पार्टिकल्स को। उस एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जॉन डाल्टन ने स्मॉल पार्टिकल्स को एटम नाम दिया। इन एटम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम परमाणु कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो परमाणु नाम आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, ये एटम का ही नाम है। ठीक है, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये जो एटम था इसके स्ट्रक्चर को कई साइंटिस्टों ने डिफाइन करने की कोशिश की। उनमें से एक थे नील बोहर। नील बोहर ने क्या बताया, एटम का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, जो आप ये पोर्ट्रेट देख रहे हैं ये नील बोहर का है। और ये जो नील बोहर ने थे, इन्होंने एटम को अच्छे से डिफाइन किया। ठीक है, जो नील्स बोहर थे इनका लाइफ स्पान 1885 टू 1962 था। ठीक है, इन्होंने बताया जो एटम होता है एक स्पेरिकल शेप में होता है। ठीक है, जो भी एटम होगा वो स्पेरिकल शेप का होगा। और ये जो एटम था ये कई छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। और इस एटम के अंदर थ्री सब पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। ये जो 3 पार्टिकल्स होते हैं ये हैं, इनमें से फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सेकंड पार्टिकल्स है इसमें प्रोटॉन। और थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। ठीक है, नील्स बोर ने बताया एटम जो है स्पेरिकल शेप का है और इसमें 3 एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह का शेप होता है। तो इसके अंदर जो ये आप रेड देख रहे हैं, यानी जो इस एटम के सेंटर में होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो रेड है वो न्यूक्लियस है। और ये इसके बाहर जो ये गोल गोल सर्किल्स दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। इन ऑर्बिट को सेल्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, शेल कह दो या ऑर्बिट कह दो, एक ही बात है। तो इन्होंने एटम के बारे में बताया कि 3 एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर 3 एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, एटम के जो सेंटर में होता है ये जो रेड है, ये जो रेड पार्ट है ये कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाहर जो ये सर्कल्स बने हुए हैं ये कहलाते हैं इसके शेल। ठीक है, या ऑर्बिट भी हम कह सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4 या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इस एटम में होते किस जगह पे है ना, ये किस जगह प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने बताया ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में तो क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो शेल है ये n=1, n=2, n=3, n=4 ये शेल हैं। इनमें कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स राउंड मूव होते हैं। ठीक है, अब ये फिक्स होता है कि फर्स्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड सेल्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में इतने और फोर्थ में इतने। ये सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी फिक्स होती है। पर यहाँ पर आपको ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप ये हायर स्टडीज़ की क्लास में जब जाएंगे तब आप समझेंगे कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्यों होते हैं। अभी आप ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो एटम होता है, इन्होंने बोला कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नील्स बोर ने बताया जो एटम होता है उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों होता है ये समझाता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होता है इन पे, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों है? क्योंकि इस पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ये पूरा एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, क्यों हो गया? समझ में आया आपको? और ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से पूरा एटम क्या हो गया? पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? चलो बताओ आप लोग। गुड, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे कैसा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से एटम कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। समझ में आया आपको? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो ये सब चीज़ें बताई थी नील्स बोर ने, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन किया था। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम, ये जो अभी मैंने समझाया ये क्या है? न्यूक्लियस, और ये क्या है? शेल है। 1 2 3 4 ऐसे शेल्स होते हैं। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है कि वैलेंस ऑर्बिट या शेल किसे कहा जाता है? ठीक है स्टूडेंट, वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल का मीन्स हो गया जो भी कोई एटम होगा उसकी जो बिल्कुल लास्ट शेल होगा, ठीक है, उसी को कहा जाएगा वैलेंस शेल। ठीक है, किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होगा वही क्या होगा? वैलेंस शेल होगा। समझ में आ रहा है? वैलेंस शेल क्या है? लास्ट शेल ऑफ एन एटम। एटम का जो लास्ट शेल है वही क्या है? वैलेंस शेल। अब ये जो वैलेंस शेल है, अब ये जो मैंने आपको बताया था शेल्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसमें राउंड राउंड चलते रहते हैं शेल्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर और हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो वैलेंस शेल है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डेफिनेटली शेल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? तो जो वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हीं को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया आपको? वैलेंस शेल क्या है? जो लास्ट शेल है, एटम का जो लास्ट शेल है वो क्या है? वैलेंस शेल है। और वैलेंस शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, ये वैलेंसी क्या होती है इसको भी आप हायर स्टडी के अंदर अच्छे से समझ पाएंगे। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन, ये सब हायर स्टडी। अभी आपको थोड़ा सा बस डेफिनेशन को समझना है। लास्ट शेल जो होता है किसी भी एटम का वो क्या क्या कहलाता है? वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल। और उस वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, यानी लास्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसी को क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये सब आप हायर स्टडी के अंदर 9th और 10th में पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, 8 हो सकते हैं। वैलेंसी शेल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैलेंस शेल आपको समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्लियर हो गया। अब हम देखें अगर वैलेंसी के बारे में कि व्हाट इज़ वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो वैलेंसी को समझते हैं अब कि वैलेंसी क्या है। देखो स्टूडेंट, कुछ एटम होते हैं जो फ्रीली होते हैं, एग्जिस्टेंस रखते हैं सिंगल। अदरवाइज क्या होता है, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टेबल होने के लिए कंबाइन होना पड़ता है। ठीक है, तो व्हेन एवर एटम कंबाइन विथ अदर एटम, जब भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ क्या होता है? कंबाइन, जुड़ता है, तो इट मेक यूज ऑफ इट्स वैलेंसी, तो उसे उसकी वैलेंसी को यूज़ करना होता है। ठीक है, कोई भी दो एटम जब कंबाइन होंगे
तो कंबाइन होने के लिए उन्हें वैलेंसी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंसी होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपको क्लियर ही है, लास्ट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये 1 2 3, अगर लास्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी +1 या +2 और +3 होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 5 6 7 या 8 है, ठीक है, 4 5 6 7 या 8 है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? उसे 8 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और 8 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे उन नंबर्स को, और जो भी नंबर आएगा वो उसकी वैलेंसी होगी, और सब्सट्रैक्ट करने पर आएगा तो वो वैलेंसी नेगेटिव में ली जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 1 से 8 तक हो सकते हैं। अगर 1 2 3 यानी 1 2 या 3 हैं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वैलेंसी +1 +2 या +3 होगी। ठीक है, +1 +2 +3 होगी। और अगर 4 to 8 है तो उसे 8 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 8 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 होगा। तो ये 4 लिखेंगे लेकिन माइनस का लिखेंगे, -4, -3, -2, -1। ये 8 में से सब्सट्रैक्ट करता जा रहा हूँ, इसलिए 8 में से 8 गया तो 0। तो वैलेंसी ये होगी। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव वैलेंसी भी होगी और नेगेटिव वैलेंसी होगी। कब पॉजिटिव होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होंगे। नेगेटिव कब होगी? जब 4 से 8 के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा या 4 होगा तो भी। ठीक है, तो वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी मीन्स दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो अपनी वैलेंसी का यूज करके कंबाइन हो पाते हैं। अब बच्चों हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझ चुके हैं, वैलेंसी के बारे में समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में वैलेंसी का क्या यूज़ है। तो मेटल्स की जो वैलेंसी होती है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 हो सकते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया था, वैलेंसी सेल में 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 हैं तो इन्हें हम बोलेंगे मेटल्स। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 5 या 6 और 7, 6 या 7 है तो हम बोले, जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 5 6 7 है तो उसे हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। या 8 नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैस के कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप हायर स्टडी में पढ़ोगे। ठीक है, चाहो तो आप क्लास 9th 10th के वीडियोस देख सकते हो आप मेरे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं तो आपके सिलेबस में इतना ही है, आप इसको अभी इतना समझो बस काफ़ी है। तो मेटल्स में एक तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ में आए। मेटल्स के अंदर सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। समझ में आया? मेटल्स, अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज पॉजिटिव वैलेंसी होगी, और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव वैलेंसी होगी। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो मेटल्स की वैलेंसी +1 +2 या +3 होती है, जैसा कि आपको प्रीवियस पेज पे मैंने समझाया था। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 है तो 8 में से माइनस करके लिखते हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या होती है? नेगेटिव में आती है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है? -4 -3 -2 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो वैलेंसी के बेस पे आपको ये समझ में आया मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। क्लियर हो गया आपको? समझ में आया ना वैलेंसी क्या है, और वैलेंसी के बेस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस समझ में आया। वेन एवर मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन, जब भी मेटल्स मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और पॉजिटिव होंगे वो, और नॉन मेटल का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं, है ना, और सब्सटेंस बनाते हैं तो वो अपनी वैलेंसी को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, जब भी मेटल नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो वो अपनी वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने लिया एक मैग्नीशियम और हमने लिया एक क्लोराइड,
तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। ये जो मैग्नीशियम होता है इसकी वैलेंसी होती है +2, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है 2 पॉजिटिव, 2 प्लस नहीं पढ़ते हैं इसे, 2 पॉजिटिव। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1 नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये जब कंबाइन कर रहे हैं तो इनकी वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी। इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे और पहले तो हम Mg और Cl को एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो Mg की वैलेंसी है वो Cl के पाव में चली जाएगी और Cl की वैलेंसी Mg के पाव में चली जाएगी। ये जो 2 है Mg का वो Cl के पाव में जाएगा और ये -1 किसके पाव में जाएगा Mg के पाव में जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनाया जाएगा। तो ये 2 तो आ गया Cl के पाव में और 1 कितना आ जाएगा Mg के पाव में, ठीक है। तो Mg के नीचे क्या आ जाएगा 1 और 1 को हम क्या मेंशन नहीं करते, लिखते नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला बना, ठीक है, जब ये मेटल्स और नॉन मेटल कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या किया, अपनी वैलेंसी को एक इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद क्या बन गया हमारे पास, ये केमिकल फॉर्मूला बन गया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आया? तो ये इसका मतलब ये था। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम मेटल्स के अंदर मेटल में ले रहे हैं लिथियम और हम नॉन मेटल में ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। मेटल हमारा क्या है, यहाँ लिथियम है और ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है। तो जो लिथियम होता है इसका सिंबल Li होता है और इसकी वैलेंसी +1 होती है, 1 पॉजिटिव होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है। अब इनको हम क्रिस क्रॉस करेंगे और सबसे पहले इनको एज इट इज़ लिखेंगे Li और O को, ठीक है। अब इनकी वैलेंसीज को हम भेजेंगे। लिथियम की वैलेंसी तो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी लिथियम के साथ, तो ये फार्मूला Li2O बन जाएगा। 1 को हम मेंशन नहीं करते। तो इस तरह से ये वैलेंसी के बेस पे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। समझ में आया? एक और एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का ले रहे हैं। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एज इट इज लिख दिया और इनको क्रॉस करके इनकी वैलेंसी लिख दी, तो 2O2। जब अगर ये कॉमन होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ये क्या बन गया MgO, 1 1 रह जाएगा, 2 1 जा 2, काट देते हैं इसको और ये जो बच जाता है वो हमारा केमिकल फार्मूला हो जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से इनसे केमिकल फार्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो वैलेंसीज हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक चार्ट दूंगा, ठीक है। आगे के हायर स्टडी के अंदर आपको ये चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद निकालना आएगा, ठीक है। Whenever we need to combine metal and non-metal, we have to consider their valencies। जब भी हमें मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करना है तो हमें उसकी वैलेंसी पता होना चाहिए और ये आपको याद करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। चार्ट से अभी आप याद कर लेना और क्लास 9th में आओगे आप तो ये वैलेंसी लिखते कैसे हैं, कैसे बनती है, वो सब आप सीख पाओगे, ठीक है। यहाँ अभी आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। आपको बनाना आ गया? ये जो मैंने 2-4 एग्जांपल्स करवाए आपको बनाना आ गया होगा, आई होप सो। देखो वैलेंसी चार्ट दे रखा है यहाँ पर आपको। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जो ये पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें हम कैटायंस बोलते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उन्हें हम एनायंस बोलते हैं। जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं यानी मेटल्स जो भी होते हैं वो क्या है, कैटायन में आते हैं, है ना। और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारे एनायन कहलाते हैं। क्लियर है? तो केटायन और एनायन के नाम से यहाँ जाना जाता है। ये इनकी वैलेंसीज लिखी हुई है, आप इनको देख के आपको ये याद करनी है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ ये जो NH4 है इस पे +1 लगा हुआ है, इसे हम रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ना तो मेटल ना नॉन मेटल, ये रेडिकल कहलाता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक साथ ज्वाइन होकर लिखे हुए हैं और उनकी वैलेंसी +1 एक लिखी हुई है। ये रेडिकल्स क्या होते हैं ये भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 9th में आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर होंगे। यहाँ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो जितने भी मेटल नॉन मेटल हैं इनमें से किसकी क्या वैलेंसी है आपको ये लर्न करनी है अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको पूरे चार्ट को अच्छे से याद कर लेना। अगर आप ये चार्ट अच्छे से याद कर लोगे तो आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमें बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमें कैल्शियम का क्या लिखना पड़ेगा, वैलेंसी से वैलेंसी चार्ट से हमने लिखा Ca, तो कैल्शियम का सिंबल हो गया और इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड OH और इसकी वैलेंसी -1 नेगेटिव। अब इनको क्रिस क्रॉस करा दिया, ठीक है।
क्रिस क्रॉस कराने के बाद ये जो OH है ये पूरा एक ही है, अलग नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिया हमने। ठीक है, अब कैल्शियम का 2 तो OH के इधर आ जाएगा और OH का 1 किधर आ जाएगा, कैल्शियम के साथ, जिसे हम लिखते नहीं है। तो ये हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं, पर ये टेबल आपको, चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री के टूल्स हैं। ठीक है, ये बेसिक नीड्स हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी केमिकल फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको ये सब आना चाहिए। केमिकल फार्मूला आएगा तभी आपको रिएक्शंस अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, आपको हायर स्टडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप अभी लर्न कर लेना पूरा अच्छे से। अभी आपको बताया, आप दोनों लिख देते हैं, कैटायन एनायन, फिर क्रिस क्रॉस करा देते हैं, उसकी वैलेंस, नॉन मेटल की वैलेंसी मेटल के पाव में चली जाती है और मेटल की वैलेंसी नॉन मेटल के पाव में चली जाती है। इस तरह से हम सभी के फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे हमें जिंक सल्फेट बनाना है तो जिंक का Zn2 पॉजिटिव होता है, हमने लिख दिया। सल्फेट बनाना है तो सल्फेट का क्या होता है, SO4 और 2 नेगेटिव। इनको क्रिस क्रॉस करते हैं, इनको एज इट इज़ लिखते हैं। ZnSO4 को एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये SO4 पूरा है, इसलिए उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो चाहो तो। अभी इसमें देखो दोनों में 2 है, अगर इनको क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 2 और 2 ही आएगा, ये जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने बताया सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो ZnSO4 हमारा क्या बन गया, केमिकल फार्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, ये जरूरी करना है, बस ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है ना। मेन ही लिखे, मैंने आपको सारे फार्मूले नहीं लिखे हैं यहाँ पे, बहुत जो जरूरी होते हैं, जो आपके काम आने वाले हैं, ये सभी लिखे हैं आपको मैंने, है ना। कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है ना। इधर सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। इनकी वैलेंसीज याद कर लेनी है एज इट इज़। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल मिलके इस तरह से सब्सटेंस बना लेते हैं। समझ में आया? अब बच्चों ये सब चीज़ समझ में आने के बाद अब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। वो सब पढ़ना ज़रूरी था ताकि आपको अब समझ में आए इजीली मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच हैव, मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस है विच हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास क्या होते हैं 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप समझ गए ना। अब तो कोई भी एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर क्या होते हैं, शेल होते हैं, और जो लास्ट शेल होता है उसको तो हम बोलते हैं वैलेंस शेल। लास्ट शेल को कहते हैं ना वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 1, 2 या 3 होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मेटल्स। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑलवेज लूज टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। मेटल्स हमेशा क्या लूज करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, यानी हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, जिससे इन पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, तो मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 1 होता है। तो सोडियम के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ये। जितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सोडियम के पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, तो हमने सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस पर क्या बन जाएगा चार्ज, Na पॉजिटिव। ठीक है, जैसा कि अभी आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सोडियम है, सोडियम ने अपना क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कैसे आया वैलेंसी के अंदर, ये सब आपको समझ में आएगा, अभी पिछले चार्ट में से आप देख लेना। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो जो भी मेटल जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ठीक है,
तो 2 होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इस पर क्या बन जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो जैसे ही लूज़ कर दिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, Mg2 पॉजिटिव। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम टच करके या देख के बता सकें, उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन के बाद नहीं, बिना केमिकल रिएक्शन ही हम किसी चीज़ के बारे में बता पाएँ तो उसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, हम इसे टच करके बता सकते हैं ना, तो ये मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हुई। कलर को हम देख के बता सकते हैं, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि हार्ड सॉफ्ट या कलर ही फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती है ना, जिन्हें हम बता सकते हैं। जैसे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस और लस्ट्रस है। और अगेन हार्डनेस है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जो मेटल्स होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है। अब इन प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। मेलेबल या मेलेबिलिटी क्या होती है। मेलेबल मीन्स दोज मेटल्स विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ऐसे मेटल्स जिन्हें बीट करने के बाद थिन शीट, पतली शीट्स में बदला जा सकता है, उसे हम बोलते हैं मेलेबल। हमने कोई भी मेटल लिया, उसे हैमर से खूब पीटा, ठीक है, उसको पीटने के बाद क्या फैला दिया और क्या बना दी, शीट बना दी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम फॉइल है, तो ये मेलेबल कहलाता है। ठीक है, शीट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, मेलेबल और हाई मेलेबल कौन कौन से मेटल्स हैं। मेलेबल में आपको एल्यूमिनियम हो गया, एक कॉपर हो गया। ठीक है, ये तो मेलेबल होते हैं। एल्यूमिनियम की फॉइल बन गई, जैसा कि आपने देखा फूड पैकिंग में उसका यूज़ किया जाता है ना, आप खाना वगैरह लाते हो ना उसमें पैक करके। ये एल्यूमिनियम ऐसा होता है और उसको फैलाया जा सकता है बीट करके। ठीक है, ये कॉपर है, तो ये मेलेबल होते हैं। ठीक है, मेलेबल मेटल है। और हाईली मेलेबल की बात की जाए तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। गोल्ड इस तरह से होता है। आपको इनके सिंबल भी याद करने बच्चों, ध्यान रखना, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। और हाईली मेलेबल दूसरा मेटल बात करूँ तो ये सिल्वर होता है। सिल्वर का सिंबल AG होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है सिल्वर। ये हाईली मेलेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका यूज़ ज्वेलरीज वगैरह में किया जाता है। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड का यूज़ आपने ज्वेलरी देखी होंगी, कई तरह की बनती हैं। और ये एल्यूमिनियम और कॉपर भी क्या है, मेलेबल होते हैं, है ना, इनसे भी यूटेंसिल्स वगैरह बनाए जाते हैं। और एल्यूमिनियम का यूज़ फूड पैकिंग फॉइल के अंदर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेलेबल के। अब हम बात करते हैं डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, डक्टाइल या डक्टिलिटी। तो डक्टाइल मीन्स मेटल्स वो होते हैं जो मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ऐसे मेटल जिनको वायर में ड्रॉ किया जा सकता है, यानी थिन वायर में, पतले वायर के अंदर बदला जा सकता है। ऐसे उसको थिन वायर्स में बदलना, मेटल को थिन वायर में बदलना ही क्या है, डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये जो कॉपर वायर्स हैं, कॉपर वायर्स को क्या है, थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, ये कॉपर वायर है, इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किया जाता है। लाइट फिटिंग वगैरह के जो वायर है, टीवी के वायर हैं, आपने देखे होंगे। तो ये सब जो वायर हैं, इनका यूज़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है मेटल का, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी की वो डक्टाइल होते हैं, उनको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी हुई। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ डक्टाइल होते हैं और कुछ नॉन डक्टाइल मेटल्स भी होते हैं। डक्टाइल मेटल्स कौन से, कॉपर है जैसा कि ये है, और कॉपर का सिंबल Cu। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इस तरह का होता है, देखो वायर में कन्वर्ट किया हुआ है, ये इसका सिंबल Al है।
गोल्ड, गोल्ड का सिंबल AU होता है, इस तरह का है। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल AG है। ये तो थे डक्टाइल। और नॉन डक्टाइल जिन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो हैं जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी। स्टूडेंट, ये ऐसे मेटल हैं जिन्हें थिन वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, थिन वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नॉन डक्टाइल मेटल हो गए। इनके बच्चों सिंबल भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। कॉपर का सिंबल Cu है, जिंक का सिंबल Zn है, एल्यूमिनियम का Al है, आर्सेनिक सिल्वर का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर का मीन्स हो गया, जो भी मेटल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल का मतलब मूव करने वाले, ठीक है। तो अगर किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तो उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इस वजह से इसे गुड कंडक्टर कहा जाता है। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ऐसे मेटल जिनके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, करंट का फ्लो हो जाता है। इस वजह से उसको कहा जाता है गुड कंडक्टर, ठीक है। मेटल्स विच हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट द करंट विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और देखो स्टूडेंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रही है वहाँ पर हीट तो होगी ही होगी, ठीक है। इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहलाते हैं। मेटल्स जो हैं क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही इनमें क्या आ जाती है, हीट आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को पकड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना, करंट आता है उसमें काफ़ी। इस वजह से वायर से हमेशा दूर रहना चाहिए, स्विच ऑफ करके ही काम करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इन वायर्स के अंदर हम ले सकते हैं सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और भी वायर हैं पर ये क्या है, गुड कंडक्टर है। सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है हमारा सिल्वर, सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉपर और थर्ड नंबर पे होता है एल्यूमिनियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो वो सिल्वर है, इसका सिंबल Ag है। आप ध्यान रखना, सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ये आपके एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का MCQ, सिल्वर इज आंसर, ठीक है। ये आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो लेड है, बिस्मिथ है और टंगस्टन है, ठीक है बच्चों। ये जो टंगस्टन होता है इसका यूज़ होता है बल्ब का, जो ये फिलामेंट बनता है ना, ये फिलामेंट किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है, ठीक है। इस टंगस्टन का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी ये जल्दी से गलता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। और ये हीट भी दे रहा है, इसी वजह से हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हो रही है इससे, ठीक है। तो ये हीट और लाइट देता है हमें बल्ब, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से टंगस्टन का यूज़ किया जाता है बल्ब के अंदर, समझ में आया। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इज इट क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं जैसे लेड की, जैसा आप देख पा रहे हो स्पीकर में, ये लेड है, ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और ये बिस्मिथ है, बिस्मिथ भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टूडेंट बात करते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस का मीन्स क्या होता है, मेटल आर सोनोरस एज दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट। ये क्या होते हैं, जो मेटल्स को हिट किया जाए और हिट करने पर साउंड प्रोड्यूस करें, उन्हें हम बोलेंगे सोनोरस। सो मेटल्स आर सोनोरस एज दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट। द सोनोरस ऑफ मेटल्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ये जो सोनोरसनेस है, यानी कि इनकी जो आवाज़ है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर और डेंसिटी पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स दोज मेटल्स विच हैव शाइन एज दे कैन बी पॉलिश्ड। ऐसे मेटल जिन्हें पॉलिश करने के बाद वो शाइन करते हैं, काफ़ी शाइनिंग चमक होती है उनके अंदर, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं लस्ट्रस, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्ट्रस। और देखो इसके अंदर जब पॉलिश कर दी जाती है तो रेज इस पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के बाद जो ये रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्लेक्शन के कारण ये क्या होता है, शाइन करता है, ठीक है। कोई भी मेटल शाइन, अगर पॉलिश है और उस पर लाइट
का लाइट पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगी, चमक देगी, है ना, लस्ट्रस होगी, है ना। क्यों होगी, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कि उस पर जैसे लाइट पड़ने के बाद रिफ्रैक्ट होगी तो वो चमकेगी, शाइनिंग होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, द मेटल्स विच हैव शाइन एज दे कैन बी पॉलिश्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट लाइट इज कंसिडर्ड टू बी लस्ट्रस मेटल्स, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। एग्जाम्पल में आप जैसे फिगर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो गोल्ड रिंग बनी है, सिल्वर रिंग बनी है, ये कितनी शाइनिंग कर रही है, ठीक है। तो ये शाइनिंग करने का रीज़न इसका समझ में आ गया आपको, ये शाइनिंग क्यों कर रही है, क्योंकि इन पे पॉलिश की गई है और ये क्या कर रही है, रेस को रिफ्लेक्ट कर रही है। इंसिडेंट लाइट जो है रिफ्लेक्टिंग लाइट, जैसे इंसिडेंट लाइट ली है इस पर पड़ी और ये रिफ्लेक्टिंग लाइट है, तो ये रिफ्लेक्टिंग लाइट जैसे बाउंस बैक हो रही है तो ये क्या कर रही है, लस्ट्रस कर रही है, मेटल को चमकीला दिखा रही है ना। तो ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी है लस्ट्रस, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, गोल्ड हो गया, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये गोल्ड रिंग है, ये कितनी शाइनिंग कर रही है आपको दिख रहा है ना। और सिल्वर हो गया, सिल्वर ये देखो आपने, ये इसने कितनी सुंदर रिंग पहनी हुई है ना, ये सिल्वर की है। ये कॉपर, ये यूटेंसिल्स बनाया हुआ है, केटली है ना, कॉपर का यूज़ किया गया है इसमें, और ये भी शाइनिंग कर रही है ना। और प्लेटिनम जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब शाइनिंग करते हैं, शाइनिंग का मतलब हो गया आपका लस्ट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। हार्डनेस का मीन्स ये क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है, ड्यू टू डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिबिलिटी और मेलेबिलिटी के कारण ये इनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसी की वजह से ये क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ को पीट के फैलाया जा रहा है, शीट में बदला जा रहा है या वायर में बदला जा रहा है, मीन्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। हैमर से हम उस पर यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बट सम मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल, आर नॉट ऑल स्ट्रॉन्ग। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल हैं, यानी वो इतने हार्ड नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। अगर नहीं वाले की बात की जाए तो इसमें सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये नॉन डक्टाइल है, नॉन मेलेबल है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको अगर नाइफ से भी काटें हम, जो किचन में नाइफ होता है उससे अगर हम कट करें तो ये उससे भी कट हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बाकी इन दो के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होते हैं। अच्छा, ये सॉलिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों हैं, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं आप जानते हैं उनके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं मेटल्स। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे मरकरी, Hg, मरकरी, गैलियम, और इन दो की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ना होके क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ये जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, मरकरी और गैलियम, ये जो मरकरी और गैलियम है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या हैं, दूर हैं, ठीक है। सॉलिड में तो पार्टिकल्स सब क्लोज होते हैं इस तरह से, और लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं, है ना। इसी वजह से ये क्या है, लिक्विड है। और गैस के अंदर तो काफ़ी दूर होते हैं, है ना। हम यहाँ गैस तो होती ही नहीं है मेटल्स के अंदर, सिर्फ क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड होते हैं। लिक्विड में भी सिर्फ दो ही हैं आपके, मरकरी और गैलियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो भी मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं काफ़ी। जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सॉलिड है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या हैं, काफ़ी क्लोज हैं। तो इनके पार्टिकल्स क्लोज हैं यानी ये सॉलिड है, तो इनको मेल्ट करना या इनको बॉईल करने में भी क्या है, हाई, काफ़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो मेटल, ये सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, सारे पार्टिकल्स क्लोज अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, जुड़े हुए होते हैं मजबूती से, तो उनको पिघलाना या उनको बॉईल करना काफ़ी मुश्किल होता है,
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझते हो आप, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। जितने भी मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो वो कौन से हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पशंस जो होते हैं, एक्सेप्शन जो होते हैं, उसे आपको याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और गैलियम। इनके बच्चों सिंबल भी आपको याद करना है, ठीक है। जो ये सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है और गैलियम है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी लो है, क्योंकि ये क्या है, सॉफ्ट है। तो ये सॉफ्ट है तो इनके पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, इनमें अट्रैक्शन कम होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। ये मरकरी है, ये लिक्विड में है जैसा कि आपको पता है, तो लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इस वजह से इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है ना। ये सोडियम और गैलियम जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स दोज मेटल्स विच कैन बियर द स्ट्रेन कैन बी टर्म्ड एज द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल। जो भी मेटल होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उन पे स्ट्रेन किया जाए, काफ़ी प्रेशर लगाया जाए तो भी वो क्या है, टूटते नहीं हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये जो टेंसिल हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या है, हाई है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मेटल्स जिनकी स्ट्रेंथ हाई नहीं होती, जैसे जिंक है, आर्सेनिक है और एंटीमनी, ठीक है। ये ऐसे मेटल हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, लो है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी सारी मेटल्स की सारी फिजिकल्स प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई।